हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल लॉजिक को आगे कंटिन्यू करना था। मैंने पहले ही एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर के क्वेश्चंस निपटा दिए थे। अब नेगेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। और नेगेशन के रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे पहला हम देख पा रहे हैं, इट इज़ नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। एंड को हम कहते हैं कंजंक्शन, रीज़न लिखते टाइम मेंशन करना है। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, एंड नेगेशन ऑफ कंजंक्शन करते टाइम एंड को और से रिप्लेस करना है और दोनों को सेपरेट सेपरेट नेगेशन लगा देना है। इन सिमिलर वे पी और क्यू में दोनों को अलग अलग नेगेशन लगाना है और को रिप्लेस कर देना है एंड से। इम्प्लाइज का नेगेशन होता है पी एंड नेगेशन क्यू, और नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इज पी एंड लास्ट डबल इम्प्लाइज का जो नेगेशन है वो होता है पी एंड नेगेशन क्यू और Q एंड नेगेशन P। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पहले वो वीडियो चेकआउट कर लो। एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे एक्चुअली हम। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट उठा रहा हूँ मैं। कह रहा है राइट नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। पहली चीज़ दे रहा है ये वाला क्वेश्चन। सो फर्स्ट काम आपको करना है, नेगेशन निकालने से पहले आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। कैसे करें सर? तो सबसे पहले लेट P स्टेटमेंट है x + 8 ग्रेटर देन 11, Q स्टेटमेंट है y-3 इक्वल टू 6। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P और Q। इन दोनों स्टेटमेंट्स में और है, इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंस वी नो दैट, क्या पता है हमें, दैट नेगेशन ऑफ P और Q इज नेगेशन P नेगेशन Q और की जगह पर एंड। ठीक है, ये चीज़ हम पहले से ही जानते हैं। सो इसका नेगेशन हो जाएगा, देयरफॉर नेगेशन विल बी। अब ध्यान से, नेगेशन P नेगेशन Q और बीच में एंड लगाना है। पहले वाले का नेगेशन, सो x + 8 नॉट ग्रेटर देन 11 एंड y-3 नॉट इक्वल टू 6। हम ये पहले ही देख चुके हैं नेगेशन कैसे निकाला जाता है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड में सेम फंडा है, बस अब यहाँ पर क्या चेंजेस कर दिए है इसने, तो एंड लगा दिया है। तो हमें पता है वापस से वही बकवास करनी है। लेट P स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट, और सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P एंड Q। सिंस नेगेशन ऑफ P एंड Q इज नेगेशन P नेगेशन Q एंड की जगह पर और, तो दोनों का नेगेशन निकालो और लगा दो। तो इसका नेगेशन सिंपल है, देयरफॉर नेगेशन विल बी, ध्यान से देखो, 11 नॉट लेस देन 15 और 25 इज नॉट ग्रेटर देन 20। दिस इज फाइनल आंसर। इजी। थर्ड वाले की तरफ मूव करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड में कह रहा है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। सबसे पहला काम हमें पता है P और Q जानना, तो P वाले को कहता हूँ मैं quadrilateral is a square and your Q statement will be quadrilateral is a rhombus। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म की बात करें, सो सिंबॉलिक फॉर्म जो है गिवन स्टेटमेंट का वो है P डबल इम्प्लाइज Q। सिंस नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q हम पहले डिस्कस कर चुके, फिर मैं उसको क्लीन कर चुका हूँ। इट इज़ P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। ठीक है, तो हमें अब इस चीज़ का यूज़ करके इसका नेगेशन निकालना है। मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर नेगेशन विल बी, ध्यान से देखिए, P एंड नेगेशन Q, मतलब पहले P स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख लेना है और फिर Q का नेगेशन करना है। मैं कर रहा हूँ इसे। सो क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट नॉट rhombus।
बट नॉट रोम्बस। यहाँ पे नॉट रोम्बस लगाते ही मैंने क्यू का नेगेशन कर लिया। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इंग्लिश के रूल्स यूज़ करके कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को। ये ऐसा नहीं है कि वापस से लिखे बट क्वाड्रिलेटरल इज नॉट रोम्बस, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर लिख सकते हैं बट इट इज़ नॉट अ रोम्बस, ये भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, ये तो हुआ पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट बाकी है पर उनके बीच में और है, तो मैं लगाता हूँ बड़ा सा और, Q एंड नेगेशन P, और quadrilateral is a rhombus but not a square। सो इस तरीके से ये जो है ये आपका पूरा नेगेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसकी तरफ चलते हैं, फोर्थ वाले की तरफ। फोर्थ में इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग। सो अगेन पी स्टेटमेंट होगा इट इज़ कोल्ड, क्यू होगा इट इज़ रेनिंग, और क्योंकि डायरेक्टली उसने एंड यूज़ किया है, देखिए एंड के लिए मैंने बट भी यूज़ किया हुआ था, आपको ध्यान में रहेगा। सो एंड यूज़ किया है, अगेन सिंबॉलिक फॉर्म विल बी पी एंड क्यू। वापस से हमें पता है एंड का नेगेशन होता है दोनों का नेगेशन, और एंड की जगह पर और। ओके, सो नेगेशन विल बी, ध्यान से, इट इज नॉट कोल्ड और रेनिंग। इट इज नॉट कोल्ड और रेनिंग। ठीक है, बहुत बार है ना, बहुत बार बच्चों के दिमाग में आता है, हम यहाँ पर नाइदर नॉर लिख देते हैं। सर क्या लिख देते हैं? नाइदर कोल्ड नॉर रेनिंग। पर ध्यान से, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर अभी एक गड़बड़ हो गई, मुझे दोनों का नेगेशन लगाना था। सो इट इज़ नॉट कोल्ड, या फिर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कर देता हूँ, यहाँ पे एक दूसरे वाले का नेगेशन लिखना रह गया था मुझसे। सो आइदर it is not cold or it is not raining। now the negation is complete। ठीक, अच्छा अब मैं किस बात पे आ रहा था? मैं बात पे आ रहा था कि बहुत बार बच्चे इसको नाइदर नॉर में लिखते हैं, बट नाइदर नॉर ये एंड के लिए यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि नाइदर नॉर का मतलब होता है ये चीज़ नहीं हो रही है, साथ ही साथ वो चीज़ भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर साथ की बात नहीं हो रही है। आइदर इट इज़ नॉट कोल्ड, एक तो वो कोल्ड नहीं रहेगा या फिर वो रेन नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर या फिर यूज़ किया जा रहा है। सो वन थिंग रिमेंबर, हैशटैग में लिखिए कि नीदर नॉर इज़ यूज्ड फॉर एंड। ये कभी भी और को रिप्लेस नहीं करता है। बहुत बार पेपर में गलतियाँ हो जाती है, इसको हैशटैग लगा लें। ठीक है, अच्छा इसको आप मर्जी से और किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको और शॉर्ट करना है तो आइदर इट इज़ नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग भी कर दें। इट इज़ भी नहीं लिखना चाहते, हटा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेन चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे नाइदर नॉर से रिप्लेस नहीं करना है। सो नेक्स्ट मूव नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही, फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला। फिफ्थ वाला स्पेशल है, सिक्स्थ वाला भी खास है क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग मेथड यूज़ करनी है। ओके, नाउ फिफ्थ वन में अगर नोटिस करें तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं। इफ़ इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। सो हम यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पी स्टेटमेंट है इट इज़ रेनिंग, क्यू स्टेटमेंट है वी विल गो, और आर स्टेटमेंट है वी विल प्ले फुटबॉल। ओके, सो दीज आर 3 स्टेटमेंट। अब बारी आती है कि सिंबॉलिक फॉर्म क्या है। तो गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म आपको पूरा मेंशन करना है नोटबुक में। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म। सो ध्यान से देखिए, इफ इट इज रेनिंग मतलब इफ देन आ रहा है, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू वाला है, पर क्योंकि क्यू में 2 चीज़ें हैं, देन के बाद 2 चीज़ें आ रही हैं एंड में, तो मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा क्यू एंड आर। अब ध्यान से नोट डाउन करिए, पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर। ओके, अब मुझे इसका नेगेशन निकालना है। सो नेगेशन,
ओके, ऐसे लिखते हैं, सिंस नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर। अब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट थिंग, इम्प्लाइज का नेगेशन निकलेगा, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट है, इनके बीच में इम्प्लाइज है, सो पहले इन दोनों का नेगेशन निकलेगा। नेगेशन कैसे निकलेगा? सो पी इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन होता है पी एंड नेगेशन क्यू। मैं लिख रहा हूँ, पी इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन होता है पी एंड नेगेशन क्यू। तो यहाँ पर भी पहला स्टेटमेंट पी एज इट इज एंड नेगेशन क्यू, तो नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर। गॉट इट? ये अलग हो गया, इसको साइड में रखते हैं। पर सर अभी इसका नेगेशन आ गया, इसको भी नेगेशन में निकालना पड़ेगा। सो ये हो गया नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर, मतलब कंजंक्शन का नेगेशन निकालना है। इसका नेगेशन निकालते टाइम आपको दोनों को नेगेशन लगा देना है, क्यू और आर को, और एंड को रिप्लेस करना है और से। अब जाकर कहानी कंप्लीट हुई। ठीक, अब नेगेशन लिखना है। देयरफॉर नेगेशन इज, ध्यान से देखिए, पी एंड ये सारी चीज़ें। पी क्या है? इट इज़ रेनिंग, सो पी इज़ इट इज़ रेनिंग। ओके, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद एंड वी गो। देखो, अच्छा वी गो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका नेगेशन करना है। सो मैं लिखूँगा वी विल नॉट गो। अच्छा, और आगे क्या है? वी विल नॉट गो, और है सर, और नॉट प्ले फुटबॉल। और इस तरीके से हमने इसका नेगेशन कंप्लीट किया। मैंने स्टेटमेंट को देखते देखते ही कंप्लीट किया है। फर्स्ट पी आया है, इट इज़ रेनिंग, एंड दिखा, एंड लगाया, ब्रैकेट की चीज़ें लिखनी है। नेगेशन क्यू, वी विल नॉट गो, और दिखा, और लगाया, एंड वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, सो नॉट प्ले फुटबॉल और नॉट प्ले फुटबॉल। इस तरीके से कंप्लीट किया। आई होप यू आर गेटिंग इट। ये वाला बिल्कुल इजी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ये, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई दो स्टेटमेंट नहीं है, तो इसको मान लीजिए कि यही पी है और आपको नेगेशन पी ढूंढना है। तो सर कौन सी बड़ी बात है? √2 इज़ रैशनल नंबर, सो √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ख़त्म, इससे कोई बड़ी बात करनी नहीं है। फिर भी पेपर में बहुत बार दिमाग लगाने जाते हैं बच्चे कि इस पर एंड आएगा और आएगा, पर ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं आती है। कॉपी कर लीजिए नेक्स्ट वाले। अब लास्ट के 3 क्वेश्चंस, 7th 8th 9th अलग वाले हैं। अलग वाले क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑल, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट जैसे चीज़ें यूज़ की हुई है। नेगेशन के रूल में मैंने ये भी बोला था आपको कि आपको ऑल को रिप्लेस करना है सम से, फॉर ऑल को रिप्लेस करना है अगेन सम से, देयर एग्जिस्ट को रिप्लेस करना है फॉर ऑल से। सो ये चीज़ ध्यान रखना, और साथ ही साथ आपको नेगेशन भी निकालना है। तो नेगेशन के रूल्स याद रखिए। मैं पहले वाले की तरफ जा रहा हूँ। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सो नेगेशन इज सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। गेटिंग इट? क्या किया मैंने? ऑल को रिप्लेस किया सम से, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज़, और उसका नेगेशन निकालना है। सो नेगेशन आपको पता है, नॉट लगा देना, मैंने नॉट ठोस दिया वहाँ पे। नेक्स्ट, फॉर ऑल। अच्छा, इसको लिखना कैसे है? ये कैसे पढ़ा जाता है? फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n² + n + 2 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, सो फॉर ऑल को रिप्लेस करना है। मैं लिखता हूँ पहली चीज़ तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज, और अब लिख रहा हूँ फॉर ऑल को रिप्लेस करेंगे देयर एग्जिस्ट सम n विच बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n² + n + 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। कंप्लीट। ठीक है, सो फॉर ऑल को रिप्लेस करेंगे देयर एग्जिस्ट सम से, ऑल सम। अब इधर देयर एग्जिस्ट लिखा है, क्या लिखा है पहली चीज़ पढ़ते हैं। There exists some x which belongs to set of natural number such that x - 17 is less than 20। इसको रिप्लेस करेंगे for all x belonging to n such that
x माइनस 17 इज नॉट लेस देन 20, आइदर यू कैन राइट दिस, या फिर है ना दोनों में से कोई एक ही लिखो, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखें। मेरे हिसाब से ऊपर वाला आंसर सफिशेंट है, सच दैट x माइनस 17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, क्योंकि नेगेशन का मतलब वो भी होता है। सो आइदर यू कैन राइट दिस और दिस, जो भी आपकी मर्जी रहे। सो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। एक शॉर्ट में बता देते हैं कि भैया कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है। अगर स्टेटमेंट पैटर्न है P इम्प्लाइज Q, देन हम कन्वर्स जो है वो लिखते हैं Q इम्प्लाइज P से। इनवर्स लिखा जाता है नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q से, एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव इज डिनोटेड बाय नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। ठीक है, पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा अलग हो सकता है, ध्यान से नोट डाउन करिए। यहाँ पर P स्टेटमेंट है x लेस देन y, Q स्टेटमेंट है x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। ठीक, अगर सिंबॉलिक फॉर्म की बात करें तो इफ देन आ रहा है, तो यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म जो है आपका इट इज़ P इम्प्लाइज Q, और क्योंकि P इम्प्लाइज Q दिख रहा है इसलिए हम उसका कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाल सकते हैं। So first I will move to converse. Converse is Q implies P. Q implies P मतलब this implies this, मतलब if Q statement then P statement, it will be if x square less than y square then x is less than y, if this then this, और रीज़न वही पूरा बाकी का लिखना है आगे चल के आपको, x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तभी ये चीज़ परफॉर्म होगी। ओके, ये हो गया कन्वर्स। मूविंग टू इनवर्स। सो व्हाट इज इनवर्स? इनवर्स हमें पता है इट इज़ नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। ये P है, ये Q है। नेगेशन P मतलब इफ x इज नॉट लेस देन y देन x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर, और ये अगेन बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ध्यान से देखिए क्या किया, नेगेशन P नेगेशन Q, नॉट लगा दिया, इम्प्लाइज का साइन इसलिए इफ देन लगाया, और बाकी का कंडीशन तो एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं। लास्ट C1 इज कॉन्ट्रापॉजिटिव, है ना, कॉन्ट्रापॉजिटिव ऐसा नहीं लिखना है, कॉन्ट्रापॉजिटिव पूरा लिखना है स्टेटमेंट, ये कॉन्ट्रापॉजिटिव। ओके, सो कॉन्ट्रापॉजिटिव इज नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, मतलब भैया इसका नेगेशन, एरो इसका नेगेशन, पर एरो नहीं, इफ negation Q then negation P, it will be if x square is not less than y square then x is not less than y, और x, y belongs to real number। complete, getting it? अब चल रहा हूँ उस स्टेटमेंट की तरफ, उससे पहले इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम समझ गए हो। अगेन मैं यहाँ पर अब P और Q अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, तुम समझ जाओगे। अच्छा हाँ, P और Q कैसे पता चलेगा, पर दिक्कत ये इफ़ के बाद जो आता है वो P, और जो उसका कॉज आता है उसको हम कहते हैं Q। सो सिंबॉलिक फॉर्म के हिसाब से मैं पहली चीज़ लिख ही देता हूँ आपके लिए, क्योंकि ध्यान में नहीं आएगा। सो योर आंसर विल बी, पहली चीज़ P स्टेटमेंट इज द वुमन इन फैमिली is literate। okay sir, and what is Q statement? Family becomes literate, getting it? yes। what is symbolic form? it is P implies Q। सबसे पहला काम कन्वर्स, सो हम जा रहे हैं कन्वर्स के पास में। कन्वर्स होता है Q implies P, मतलब इधर से इधर आना है। सो Q implies P, that means a family becomes literate if the woman in it is, ध्यान से, if a family becomes literate then the woman in the family is literate, मतलब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब होता है if Q then P, तो लिख रहे हैं if a family becomes literate then P
then woman in it is literate। देखो ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू कन्वर्स के बाद हम जाएंगे इन्वर्स के पास। इन्वर्स होता है नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। इसका मतलब इफ नेगेशन P देन नेगेशन Q। आराम से करते हैं। इफ नेगेशन P देन नेगेशन Q। इफ वुमेन इन फैमिली इज नॉट लिटरेट देन फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट। लिख रहा हूं मैं आपके लिए। इफ वुमेन इन फैमिली इज नॉट लिटरेट देन फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट। दोनों का नेगेशन लगाया है, पहले वाले का भी नेगेशन, दूसरे का, और इफ देन से उस दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर दिया है। लास्ट वन कॉन्ट्रा पॉजिटिव, बताने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। नेगेशन Q मतलब इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट देन विमेन इन इट इज नॉट लिटरेट। लिख रहा हूँ, इफ family does not becomes literate then women in it is not literate। and this in this way क्वेश्चन 4th के फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट किया। आराम से कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव चेकआउट करो। मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th का थर्ड उठा रहा हूँ, 4th आपके हवाले करते हुए। इफ़ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। आप समझ गए, ये वाला स्टेटमेंट P है, ये वाला स्टेटमेंट Q है। सो सिंबॉलिक फॉर्म जो है इसका, सिंबॉलिक फॉर्म है उसका P इम्प्लाइज Q। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कन्वर्स। कन्वर्स होगा Q इम्प्लाइज P। कन्वर्स होगा Q इम्प्लाइज P। मतलब सर if pressure increases then surface area decreases। मैंने surface area को ऐसे से डिनोट कर दिया है, ठीक है। Similarly I will move to inverse। so what is inverse? negation P implies negation Q। okay, negation P implies negation Q मतलब if सरफेस एरिया डिक्रीजेस की जगह आप इंक्रीजेस लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर मैं लिखता हूँ इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन प्रेशर विल नॉट इंक्रीज। देन प्रेशर विल नॉट इंक्रीज, ठीक है। pressure will not increase। okay, and the last one contra positive। पॉजिटिव को मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, तुम समझ जाओगे, ठीक है। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या आता है सर? नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। तो मैं लिख रहा हूँ if pressure does not decrease, okay, pressure increase पे जा रहा है, pressure does not increase then surface area will not decrease in any way। okay, क्योंकि ये लैंग्वेज है आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि इन सिम्बॉल्स के हिसाब से ही आपको चीज़ें लिखनी है। आई थिंक सो दिस मच सफिशिएंट, और मेरे हिसाब से एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 की तरफ कूच करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के बाद में 1.4 से पहले अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ये रूल्स आपको लिख लेने हैं नोटबुक में, इसको याद करना है। रीज़न देते टाइम जब आप सॉल्व करेंगे सम्स को, इनके रीजंस बताने हैं। सो फर्स्ट वन इज़ इडेम्पोटेंट लॉ। ये कह रहा है
कि P और P स्टेटमेंट में अगर और कर दिया जाए तो आंसर P आता है, एंड सिमिलरली P एंड P किया जाए तो P आता है, और ये कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सत्य वचन है। ठीक, नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव लॉ। उल्टा उल्टा चलता है, उल्टा पुल्टा चलता है। उल्टा पुल्टा का मतलब होता है 2+3 करो या 3+2 करो सर, आंसर सेम आता है। सेम वे P एंड Q करो या Q एंड P करो, वन एंड द सेम थिंग। या फिर P और Q करो या Q और P करो, आंसर सेम आने वाला है ना, उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो पेपर में आपने लिखा है P और Q, आपके दोस्त ने लिखा है Q और P, और आप कॉपी करते रहे, बोले नहीं यार मेरा गलत हो गया, मैं Q और P करने जा रहा हूँ। अरे पगले, दोनों ही बातें सेम सेम है, ध्यान रखें। सो उल्टा पुल्टा एक समान, दैट मीन्स कॉम्पिटिटिव लॉ। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ देख पा रहे हैं, P एंड Q एंड R इज इक्वल टू P एंड Q एंड R इज इक्वल टू P एंड Q एंड R। अरे ये क्या है सर, ये कहना चाह रहा है भैया कि पहले आपने Q और R का एंड किया, फिर P का एंड किया, या फिर, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट की तरफ जाते हैं इसलिए बता रहा हूँ, या फिर आपने P और Q का एंड किया, उसके बाद R का एंड का ऑपरेशन परफॉर्म किया, या तीनों में एक साथ एंड का ऑपरेशन परफॉर्म किया। इट्स वन एंड द सेम थिंग। मतलब ये वही बात हो गई, 2 × 3 × 6 इज इक्वल टू 2 × 3 × 6 इक्वल टू 2 × 3 × 6। मतलब इनका मल्टीप्लाई करके 6 मल्टीप्लाई करो, या फिर पीछे वालों का मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई करो, या तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करो। अरे भैया आंसर सेम आता है। सिमिलर वे में और के लिए भी यही बात सही है। P और Q और R इज इक्वल टू P और Q और R, P और Q और R। अच्छा, इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव लॉ, और ये भी सही कह रहा है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। P एंड Q और R लिखा है, ध्यान से, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। P एंड Q पहले इसके पास, सॉरी P एंड जाएगा Q के पास, फिर P एंड जाएगा R के पास। सो P एंड Q, P एंड R, और ये और जो है ये बीच में रह गया। देखिए जिस तरीके से मैं इस साइड से इस साइड जा रहा हूँ, मैं उस साइड से इस साइड भी आ सकता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो RHS भी तो LHS के बराबर है। मतलब कभी मुझे ये वाली बाजू आ गई तो मैं चेक करूँगा, अरे देखो P एंड कॉमन है, और देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ P कॉमन है, नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ P एंड कॉमन है। मतलब उसके साथ में कोई सिंबल भी कॉमन निकलना जरूरी है। अगर ऐसा हो जाए यहाँ P और है और यहाँ P एंड है तो कॉमन नहीं निकलेगा, है ना। तो ध्यान रखिए, P एंड कॉमन है, मैं उसको कॉमन निकाल लूँगा खींच के, ये बाहर आ गया P एंड। तो अंदर क्या बचा सर, इधर से ब्रैकेट से Q बचा, इधर से R बचा, दोनों के बीच में और बचा ये। सो इस साइड से उस साइड, उस साइड से इस साइड, दोनों तरफ आया जा सकता है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आप P × Q + R लिखते हैं तो आप लिखते हैं P × Q + P × R। यही तो चीज़ मैंने यहाँ परफॉर्म करी है। सो P बस उसके साथ सिंबल, जैसे हमारा इंटू का सिंबल रहता है वैसे ये साइड में रहता है। सिमिलर वे में यहाँ पे देखिए P और है तो और में भी चलता है, P और Q, P और R, और एंड जो है वो बीच में आ गया दोनों के, यहाँ से इस तरफ भी आया जा सकता है। नाउ मूविंग टू एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ देख पा रहे हो तुम यहाँ पर कि एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या कह रहा है, P और P एंड Q, और उसका आंसर P ही आता है। मतलब उसका कहना है कि भैया इतने सब में हमेशा आंसर P ही आता है। कैसे सर, आपकी बात कैसे मान ले? ठीक है, थोड़ा सा चेंज आउट करते हैं। थोड़ी देर के लिए मानते P जो है हमारा ट्रू है और Q जो है हमारा वो फॉल्स मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, मैं पहले यहाँ पर वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए, ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स। तो जैसे ही मैंने रखा, या फिर इससे अच्छा बेटर ऑप्शन हम करते हैं ना, हम क्यों ये सब बकवास करें, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ आपके लिए, ये क्योंकि आप समझ चुके हैं। ओके, मैं ज़्यादा बेटर ऑप्शन करता हूँ, एक P, एक Q, एक P एंड Q, और लास्ट में P और P एंड Q का कॉलम बनाता हूँ। सो ट्रूथ टेबल से ज़्यादा बेटर वेरीफाई होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फर्स्ट वन इज एंड का मतलब होता है एक भी फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। सो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स, कंप्लीट।
ठीक है, आगे भी बढ़ना है। आगे में क्या लिखना है हमें, आगे करना है हमें P और ये, मतलब इसका और इसका हमें और परफॉर्म करना है। और में एक भी ट्रू देन आंसर इज ट्रू सर। सो ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। अरे पर सर ये देखा हुआ लग रहा है, ये और ये दोनों सेम सेम आ गए, तो ये तो हम कह रहे थे पगले, ये सब इज इक्वल टू पी। अच्छा ये कह रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ का भी अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊँ तो भी वो पी के साथ मैच करेगा। मैंने बोला हाँ सेम मैच करेगा। तो ये आपका काम है कि ये ट्रुथ टेबल वेरीफाई करके चेकआउट करिए कि दोनों बाजू सेम सेम आ रही है या नहीं आ रही है। आई होप यू गॉट इट, जो मैं आपको कहना चाह रहा था। ओके, नाउ मूविंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ का पाला आपसे पढ़ चुका है, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट। जब मैंने ड्यूअल के बारे में आपको डेफिनेशन दी थी, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट था। दिस टू स्टेटमेंट्स वर ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर। ड्यूअल क्या होता है, ड्यूअल ड्यूअल होता है और को एंड से रिप्लेस करना, एंड को और से रिप्लेस करना। और यही दो लॉज, पहला और दूसरा स्टेटमेंट कहलाता है डी मॉर्गन भैया के लॉज। ठीक है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। पी एंड नेगेशन पी के बारे में पूछ रहा है। पी एंड नेगेशन पी, मान लो आपका पी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो नेगेशन पी उसका अपोजिट होगा, मतलब फॉल्स होगा, और एंड में आंसर फॉल्स आएगा। किसी ने बोला नहीं सर, हम बोलना चाहते हैं कि हमारा जो पी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा नेगेशन पी ट्रू हो जाएगा, एंड फॉल्स एंड ट्रू विल अगेन गिव यू फॉल्स। तो किसी भी सूरत हाल में आपका आंसर फॉल्स ही आएगा। और सिमिलरली पी और नेगेशन पी जब आता है तो आंसर ट्रू आता है। सो दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी लॉ। इसमें मुझे नहीं लगता दिमाग लगाने की जरूरत है। पी और एफ इज पी, पी और एफ, और में एक भी ट्रू देन आंसर इज ट्रू। तो अगर पी ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू आ जाएगा, अगर पी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। मतलब पूरा आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, पी पर डिपेंड कर रहा है। जो पी आने वाला है वही इधर आउटपुट में आएगा, इस फॉल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या फ़र्क है सर, पी एंड एफ, एफ क्यों लिख रहे हो, क्योंकि एंड में एक भी फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। अगर ये बंदा ट्रू भी हो गया तो ट्रू एंड फॉल्स विल गिव यू फॉल्स, फॉल्स आ गया तो फॉल्स एंड फॉल्स, तो फॉल्स आना ही है। मतलब कुछ भी कर लो, पी ट्रू हो जाए या पी फॉल्स हो जाए, आपका आंसर फॉल्स आने वाला है। सेम वे इसके लिए भी पी और ट्रू, और में एक भी ट्रू देन आंसर इज ट्रू, तो ये पी स्टेटमेंट को कुछ भी होने दो, वो ट्रू रहे या फॉल्स रहे, आपका आंसर ट्रू आएगा। एंड उसी तरीके से ये, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट्स, कंडीशनल लॉ एंड बाय कंडीशनल लॉ। टेक्स्ट बुक में है सर ये वैलिड कैसे है, वैलिड कैसे है चेकआउट करने के लिए आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। इसका और इसका ट्रुथ टेबल बनाइए आराम से बैठ के, और ट्रुथ टेबल चेकआउट करके देखिए कि क्या दोनों के कॉलम, जैसा मैंने पहले वाले इसमें दिखाया था यहाँ पर, वैसे इनके कॉलम्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं देन ये जो बात कह रहा है टेक्स्ट बुक वाला सही कह रहा है। लिखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से कॉम्प्लीमेंट लॉ इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल बाय कंडीशनल रेयर यूज़ होता है, पर याद रखिए क्योंकि अलग है, ये नए हैं। और बाकी डी मॉर्गन्स का भी यूज़ थोड़ा सा हो ही जाता है। तो लॉज याद रखिए, उनके नाम याद रखिए।